दोस्तों, एक महिला जिसका देवर केरल में रहता था, वहीं पर वो कमाता था और पैसे जब घर पर भेजता था तो उसी पैसे से घर का खर्च वर्च चलता था। और जो उसकी पत्नी थी, उसकी देवरानी, वो दोनों जो देवरानी जेठानी साथ में ही एक मकान में रहती थी और वहां पर वो रहती थी। लेकिन एक दिन की बात है कि वो अपने पति से कहती है कि देखिए ना, जो देवरानी है उसके कमरे से कुछ अजीब सी आवाज आती है, ऐसा लगता है जैसे उसके कमरे में कुछ गलत हो रहा हो। तभी उसका जो पति होता है वो कहता है कि तुम्हें ऐसा क्यों शक हो रहा है, क्यों तुम्हें ऐसा लग रहा है, घर की शांति भंग करना चाहती हो? वो कहती है कि नहीं, मुझे ऐसा लगता है जैसे उसके कमरे में कुछ गलत हो रहा हो। लेकिन जो उसका पति होता है उसे डांटता है और कहता है कि शादी को इतने साल हो गए, 2 बच्चे भी उसके हो गए, लेकिन ऐसी बात कोई सुनाई नहीं दी आज तक, तो तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? इसके बाद जब वो इतनी बात कह देता है कि घर की शांति भंग करना चाहती हो, तो वो चुप हो जाती है। आखिरकार वो बात देवरानी तक पहुंच ही जाती है। अब पता नहीं कैसे उसके पास जब पहुंचती है तो घर में बहुत बड़ा तांडव करती है और कहती है कि मैं इस घर में 1 मिनट भी नहीं रहूंगी, मैं यहाँ से जा रही हूँ, कहीं दूर मैं रहूंगी लेकिन इस घर में नहीं रहूंगी। वहां से अपने दोनों बच्चों को लेती है और चल देती है। कहती है कि मैं अपने बच्चों को वहीं पर पढ़ाऊंगी, लिखाऊंगी, काबिल बनाऊंगी, लेकिन मैं यहाँ नहीं रहूंगी। अपने पति से बातचीत करती है। उसका पति कहता है कि ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन जैसे ही वहां जाती है, कुछ दिनों के बाद उसके पति का कत्ल हो जाता है। कत्ल होने के बाद जब ये खबर सोशल मीडिया, अखबारों में जब छपती है, सारे लोगों के पास ये बातें पता चलती है, तो लोग यही कह रहे थे कि आखिर अपने पति को मारने की क्या जरूरत थी? अगर वो चाहती तो चुपचाप वहां से चली भी जाती, तो कोई उसका कुछ भी नहीं करता। उसको अपने पति को मारने की क्या जरूरत थी? दोस्तों, जो भी लोग थे वो सोचने पर मजबूर हो गए थे। दोस्तों, आज की जो मैं सच्ची घटना आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले की है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों, आज की जो कहानी है वो उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले का एक गांव लगता है बिचवा, और बिचवा का ही एक छोटा सा कस्बा है सुन्नामई। सुन्नामई में ही एक परिवार रहता था और वहीं का एक व्यक्ति जिसका नाम सुशील है। सुशील, उसकी जो पत्नी है उसका नाम है राधा देवी। दोनों पति पत्नी जाते हैं अपने सदर कोतवाली, वहां पे पुलिस वालों से बातचीत करते हैं और कहते हैं कि मेरा देवर है जो कि 7-8 दिन हो गए उसको गायब हुए, उसका कहीं बाता पता नहीं चल रहा है। और उसके बाद उसकी जो पत्नी है मीरा, वो उसका भी कहीं पता नहीं चल रहा है, वो भी अचानक से गायब हो चुकी है। हम तो बहुत ही परेशान हैं, उसके फोन को जब ट्राई कर रहे हैं उसका फोन बंद आ रहा है, यहाँ तक कि दोनों का फोन बंद आ रहा है, किसी का कोई पता नहीं चल रहा है। जब पुलिस वाले इस बात को सुनते हैं, शरीर में गुमशुदगी का एक मुकदमा दर्ज कर लेते हैं और फिर सारी बातों को जानने की कोशिश करते हैं। जब परिवार वालों से वो पूछताछ करते हैं, परिवार वाले यही बताते हैं, जो मेरा देवर है वो केरल में रहता है, जो मेरी देवरानी है वो साथ में रहती थी, लेकिन कुछ ऐसी बातें हुई कि वो वहां से चली गई और बोली कि मैं यहाँ पर नहीं रहूंगी। वहां जाने के बाद कुछ ही दिनों के बाद मेरा जो देवर आया था वो देवर भी गायब हो गया और कुछ दिनों के बाद वो भी गायब हो गई। आखिर ऐसा क्यों हुआ? हम लोग बहुत ही परेशान हैं। पुलिस वाले इस बात को बड़ी ही गंभीरता से लेते हैं और इस पर जांच पड़ताल शुरू कर देते हैं। जो उन दोनों की, मीरा की और समीर की, जब कॉल डिटेल निकलवाई जाती है, सीडीआर निकलवाई जाती है, तो जो पुलिस वाले हैं वो यही पता करना चाहते थे कि इन लोगों की आखिरी लोकेशन कहाँ की है, ये लोग किसके संपर्क में ज्यादा रहते थे। इन लोगों की सारी जानकारी पुलिस वाले जानना चाहते हैं। जब सीडीआर में देखा जाता है तो यही पता चलता है कि आखिरी लोकेशन उन लोगों की हाथरस, जो कि वहां से काफी दूरी का होता है, वहीं की आखिरी लोकेशन मिलती है। और फिर से जो पुलिस वाले होते हैं सीडीआर की बड़ी ही बारीकी से खंगालते हैं, उसकी जांच करते हैं, तो देखा जाता है तो उसमें एक नंबर आता है जो कि नंबर होता है रिंकू चौहान के नाम से। जब रिंकू चौहान का पता लगाया जाता है तो रिंकू चौहान उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है बागावाला, बागावाला जिला का ही वही रिंकू चौहान रहने वाला होता है। जब उसके बारे में बातचीत की जाती है, परिवार वालों से पूछा जाता है कि ये रिंकू चौहान कौन है, वो लोग कहते हैं कि रिंकू चौहान तो कोई और नहीं है, एक लड़का आता था, वो कहता था कि मैं इसकी मौसी का लड़का हूँ, और वो भी कहती थी मीरा भी कि मेरे मौसी का लड़का है। और मौसी का लड़का होने के नाते हम लोगों ने कभी शक नहीं किया, क्योंकि शक की कोई गुंजाइश ही नहीं थी, बहन और भाई थे, इसकी वजह से हमने कभी शक भी नहीं किया। आखिरकार पुलिस वाले रिंकू का पता करते करते 25 अप्रैल 2025 को
उसके बारे में सूचना मिल ही जाती है, क्योंकि उसका भी फोन बंद आ रहा था, उसके भी नंबर पे फोन नहीं लग रहा था। जैसे ही सूचना पुलिस वालों की मिलती है, पुलिस वाले तुरंत उसके घर तक पहुंचते हैं। जब वहां जाते हैं तो उसके घर का दरवाजा खटखटाते हैं, तो उसमें से एक महिला निकल करके बाहर आती है, जो कि कोई और नहीं होता है, वो समीर की पत्नी मीरा होती है। पुलिस वालों के लिए एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है कि आखिर मीरा जो गुम हुई थी, परिवार वाले बहुत ही ज्यादा उसको ढूंढ रहे थे, उसका फोन बंद आ रहा था, वो रिंकू के घर पर क्या कर रही थी। इस बात का जब पता लगाया जाता है तो यही पता चलता है कि जो रिंकू चौहान है, ये मीरा को सोशल मीडिया के चलते ये लोग दोनों मिले थे, और सोशल मीडिया से ही जो मीरा है वो अपने इंस्टाग्राम पे अपनी आईडी बना रखी थी, और इंस्टाग्राम पे ही वो अपने रोज रोज वीडियो अपलोड किया करती थी। घर में ऐसा कुछ काम नहीं होता था, इसके बाद वो अपने सोशल मीडिया पर वो घूमती रहती थी, कभी फेसबुक में, कभी इंस्टाग्राम में, कभी व्हाट्सएप में। और जब वो इंस्टाग्राम पर वीडियो अपलोड किया करती थी तो जो रिंकू चौहान था वो उसकी वीडियो को लाइक करता था, फॉलो करता था और उससे बातचीत करने की कोशिश करता था। कुछ दिन ही बीते थे कि दोनों में बातचीत भी शुरू हो जाती है, और वो कहता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, तुमसे बातें करना चाहता हूँ, तुम्हारे नजदीक आना चाहता हूँ। मीरा कहती है कि इस जन्म में तो संभव नहीं है, क्योंकि मेरे 2 बच्चे हैं, मेरा पति है, मैं शादीशुदा औरत हूँ, इस जन्म में तो संभव नहीं है, लेकिन इसके लिए हमें अगला जन्म लेना पड़ेगा। रिंकू कहता है कि नहीं, मुझे तो तुमसे प्यार हो गया है और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। इतनी बात जब उधर से रिंकू की मीरा सुनती है तो मीरा को भी कुछ कुछ होने लगता है। वो सोचती है कि ऐसा ये कैसे कह सकता है। तभी वो और भी बातें करती है। तब वो रिंकू कहता है कि नहीं, मैं बस सिर्फ तुमसे शादी करना चाहता हूँ और मैं तुम्हारे पास रहना चाहता हूँ। वो कहती है कि ठीक है। इसके बाद रिंकू एक मंदिर का पता बताता है और कहता है कि तुम उसी मंदिर में आ जाना, हम दोनों शादी कर लेंगे। मीरा उसके बताए हुए जगह पर पहुंच जाती है। वहां जाने के बाद एक मंदिर में रिंकू उससे शादी कर लेता है और दोनों पति पत्नी की तरह रहने लगते हैं। क्योंकि जो मीरा थी, पति पत्नी की तरह तो अभी नहीं रह रहे थे, क्योंकि मीरा अपने घर चली आती है और जो रिंकू होता है वो अपने घर चला जाता है। यहाँ आने के बाद अब रिंकू का आना जाना इसके घर पर शुरू हो जाता है। वो जैसे ही आता था और कहता था कि मैं इसके मौसी का लड़का हूँ, वो भी कहती थी कि मैं मेरे मौसी का लड़का है। जो परिवार वाले होते हैं उनको कोई शक नहीं होता है, क्योंकि मौसी का लड़का तो भाई बहन का रिश्ता हुआ। वो लोग कभी शक नहीं करते हैं, क्योंकि शक की कोई गुंजाइश ही नहीं होती है। जब ये लोग शक नहीं करते हैं तो जब उसके घर में उसी के कमरे में वो सोता था, और जो बगल में जेठानी थी, जेठानी को बड़ा अजीब लगता था कि ये लड़का इसके घर में कुछ करता है। बड़ी अजीब अजीब सी आवाज आती है। जैसे ही वो अपने पति को बताती है, उसका पति कहता है कि तुम घर में तांडव मचाने पर लगी हो, घर की शांति भंग करने पर लगी हो। ऐसा कुछ भी नहीं है, मीरा ऐसी औरत नहीं है। क्योंकि उसके 2 बच्चे भी हो गए, उसका पति बाहर है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि तुम कुछ भी कहोगे उसको। जो उसकी जेठानी होती है वो चुप हो जाती है। लेकिन ये सिलसिला यहीं पर नहीं रुकता है, ये दोनों पति पत्नी की तरह अब आने जाने लगते हैं। लेकिन जैसे ही ये बात पता चलती है मीरा को कि मेरी जेठानी ऐसे कह रही है, उसके बाद मीरा का तो पारा हाई हो जाता है। वो बहुत ही गुस्साती है और कहती है कि मैं यहाँ पर इस घर में 1 मिनट भी नहीं रहूंगी, मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ और मैं शहर में रहूंगी, वहीं पर अपने बच्चों को पढ़ाऊंगी, लिखाऊंगी, काबिल बनाऊंगी। अपने पति से बात करती है और रोने भी लगती है कि लोग मुझ पर शक कर रहे हैं। उसका जो पति होता है समीर कहता है कि ठीक है, जहां भी रहो खुश रहो, कोई बात नहीं, मुझे कहीं भी पैसे ही देने हैं। वो वहां से निकलती है, किराए के रूम से वो रहने लगती है। अब वहां जाने के बाद जो मीरा होती है बिल्कुल खुले में हो जाती है, किसी की रोक टोक नहीं होती है, कोई रोकथाम नहीं होती है। इसकी वजह से जो रिंकू था वो आए दिन उसके घर पे आता था। एक दिन आ करके 2 दिन 3 दिन वो रहता था और दोनों पति पत्नी की तरह बिल्कुल रहते थे। अगल बगल के लोगों को यही पता चलता था कि ये दोनों पति पत्नी हैं। बच्चे स्कूल चले जाते थे, ये दोनों दिन भर अपने रूम के अंदर रंगरलिया मनाते थे। ऐसे ही कुछ दिन चलता है कि होली का महीना आता है। जब होली का महीना आता है तो होली नजदीक आती है, तो उसका जो पति होता है समीर वहां से कहता है कि मैं घर पर आ रहा हूँ होली के मौके पर। वो कहती है कि ठीक है। अब उसको बौखलाहट होने लगती है कि मेरा पति जब घर पे आ जाएगा तो हम दोनों कैसे मिलेंगे। रिंकू आता था, अब वो नहीं आएगा, मैं उसके बिना कैसे रहूंगी। लेकिन होता यही है कि समीर वहां से अपना बोरिया बिस्तर सारा बांध करके लेकर के चला आता है
अब वो यही सोच करके आता है कि मैं यहाँ से अब नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरी पत्नी भी शहर में रहने लगी है और मैं भी वहीं पर कोई रोजगार कर लूंगा और वहीं पर दोनों साथ में रहेंगे। आता है, अपनी पत्नी मीरा से कहता है, मैं और तुम दोनों अब एक साथ में रहेंगे, अपने बच्चों के साथ में मैं रहूंगा और यहीं पे कोई रोजगार करूंगा, मैं अब केरल नहीं जाऊंगा। इतनी बात सुनने के बाद अब तो मीरा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, उसका दिमाग खराब हो जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। उसे अब यही लग रहा था कि हम दोनों कैसे मिलेंगे। अब प्रेमी प्रेमिका का मिलना बंद हो जाता है। जब मिलना जुलना बंद होता है तो इन लोगों की बातचीत शुरू हो जाती है और मीरा रिंकू से कहती है कि अब मैं कैसे तुमसे मिलूंगी। वो भी कहता है कि मैं भी तो परेशान हूँ, मैं भी तो बेचैन हूँ कि मैं तुमसे कैसे मिलूं, तुम्हारे बिना तो अब रहा ही नहीं जा रहा है, तुमने ऐसी आदत लगा रखी है। इसके बाद अब मीरा और रिंकू दोनों मिल करके एक नया प्लान बनाते हैं। जैसे ही होली बीतती है, इसके बाद रिंकू के रिश्तेदारी में एक शादी होती है। वो कहता है कि वहीं पर अपने पति को लेकर के आओ, इसके बाद जो होगा वो आगे हम करेंगे। वो कहती है कि ठीक है, और वहां से उसको अब वो लेकर के जाती है शादी में। दोनों बच्चे तैयार होते हैं, पति भी तैयार होता है समीर, और चारों लोग वहां से चल देते हैं। वहां पर जाने के बाद शादी अटेंड करते हैं और वो कहती है रास्ते में आते वक्त कि समीर, अगर एक फ्रिज ले लेते, एक टीवी ले लेते तो कितना अच्छा होता। वो कहता है कि ठीक है, क्योंकि वो बाहर से आया था, उसके पास पैसे भी थे। वो कहता है कि ठीक है, लेकिन लेंगे फ्रिज तो कहाँ से लेंगे। वो कहती है कि मेरे मौसी का लड़का है ना रिंकू, उसने एक बहुत बड़ी दुकान देखी है, वहीं से हम लेंगे, कुछ रियायत मिल जाएगी। वो कहता है कि ठीक है। इसके बाद वो रिंकू बताया होता है कि मैं यहीं पे हूँ, तुम आ जाओ। वहां पर वो जाती है जहाँ की एक जगह होती है। रिंकू बताया होता है कि वहीं पर तुम चले आना, क्योंकि हाथरस का एक जगह होता है सिकंदराबाद, वहीं पर वो बताता है कि एड्रेस वहीं पे तुम आ जाना, बस वहीं पर हम सारा काम कर देंगे। वहां जैसे ही वो समीर अपनी पत्नी को और बच्चों को लेकर के वहां पहुंचता है, पत्नी और बच्चे कहीं और हो जाते हैं। वहां पे पहले तो वो लोग बियर खरीद के और कुछ नशा की गोलियां खरीद करके वो रखे होते हैं पहले से, और बियर में जब उसे नशा की गोलियां मिला दिया जाता है तो समीर जब पीता है, कुछ ही देर के बाद समीर को बहुत ही ज्यादा नशा होने लगता है, और जैसे ही नशे में वो धुत होता है, ये लोग उस पर एकाएक वार करने लगते हैं। कोई बहुत बड़ी पत्थर की जैसी चीज होती है, उसी से वो लोग एकाएक वार करने लगते हैं। जो कि रिंकू होता है, रिंकू का एक सहयोगी होता है जिसका नाम नीलेश होता है। दोनों मिलकर उस पर एकाएक वार करते हैं और थोड़ी ही देर में उसकी मौत हो जाती है मौके पर। इसके बाद जब मीरा आती है तो उससे कहते हैं कि हम इस लाश को ठिकाने लगा दे रहे हैं। वहीं पर सिकंदराबाद रोड पर ही वो लोग ले जा करके झाड़ियों में फेंक देते हैं, और जैसे ही रोड के किनारे वो फेंक करके चले आते हैं, आने के बाद अब जो मीरा होती है कहती है कि अब हम क्या करें। वो कहता है कि पहले चलो हम कोर्ट मैरिज करते हैं, पहले शादी कर ले, इसके बाद जो होगा वो देखा जाएगा। वो लोग वहां से आते हैं और कहता है कि अब तो किसी को पता भी नहीं चलेगा, अगर पता भी चला तो ऐसे लग रहा था कि जैसे एक्सीडेंटल मौत है, क्योंकि हम इस तरह उसे मारे हैं। इसके बाद वो लोग तुरंत वहीं कोर्ट में चले जाते हैं, दोनों शादी कर लेते हैं और उधर वो लोग सुहाग रात मनाने लगते हैं। वहां के पुलिस वाले जो होते हैं वो यही बताते हैं कि आज से 7 दिन पहले हमें एक लाश मिली थी यहीं पर, और हमने जब उसे देखा तो हमें लगा कि जैसे एक्सीडेंटल मौत है। हम लोग उसे लेकर के गए, उस बॉडी को वहां ले जाने के बाद पोस्टमार्टम कराए। पोस्टमार्टम के बाद ऐसे लग रहा था जैसे एक्सीडेंटल मौत है, और वहां पे हम लोगों ने 72 घंटे इंतजार किए, लेकिन कोई भी, हमें यही लग रहा था कि कोई भी आएगा, क्लेम करेगा, पूछताछ करेगा अपने रिश्तेदारों के बारे में या फिर जो भी उसका कोई हो, लेकिन 72 घंटे जब हमने इंतजार किया, किसी का पता नहीं चला, तो हम लोगों ने उसका दाह संस्कार कर दिया। इसके बाद जब उसका अंतिम संस्कार हो गया, तब जाकर के जब इस घटना का खुलासा हुआ तो हमें पता चला कि जो बॉडी हमें मिली थी वो यही थी और समीर की ही थी। जब उन लोगों को हिरासत में लिया जाता है, वो एक अजीब तरह की कहानी सुनाते हैं। दोस्तों, जब इतनी सारी कहानियां वो लोग सुनाते हैं तो सुनाने के बाद यही पता चलता है कि आखिर मीरा ऐसा क्यों की, क्योंकि उसका पति, यही उसका गुनाह था कि वो घर पे चला आया था और इन लोगों की आजादी में अब बाधा पड़ चुकी थी। इसी की वजह से दोनों मिल करके उसे अपने रास्ते से हटाना चाहते थे और हटा भी दिए। दोस्तों, अगर देखा जाए तो जो मीरा थी, अपने बच्चों का भी मुंह देखी होती कि मेरे बच्चों का क्या होगा, क्योंकि मुझे तो पति मिल जाएगा लेकिन मेरे बच्चों को बाप नहीं मिलेगा। अगर वो ये सब सोची होती
तो ऐसा नहीं की होती, क्योंकि वो अकेले वहां से चुपचाप भाग भी सकती थी। वहां से भाग जाती रिंकू के साथ में और अपने बच्चों को छोड़ देती, अपने पति को छोड़ देती। लेकिन उसको अपने पति की हत्या करने की क्या जरूरत थी, करवाने की क्या जरूरत थी? इस पर बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है। जो पुलिस वाले हैं, जब उससे इस बारे में बातचीत करते हैं तो वो कुछ नहीं बोलती है, बिल्कुल चुप्पी साध लेती है। उससे ऐसे लग रहा था जैसे उसने कुछ किया ही नहीं हो। लेकिन जो पुलिस वाले हैं, तीनों को जेल में डाल दिए हैं और तीनों आज जेल के सलाखों के पीछे हैं। जो उसका सहयोगी है नीलेश, वो भी सलाखों के पीछे है, और जो रिंकू चौहान है वो भी सलाखों के पीछे है। अब सवाल यही हो रहा है कि जो उसके 2 बच्चे हैं उसकी परवरिश कौन करेगा, क्योंकि पिता की तो हत्या हो गई, माँ आज जेल में है, और इन लोगों का जो जिम्मेदारी है वो एक बूढ़े बुजुर्ग माता पिता पे आकर के टिक गई है। माता पिता आखिर कितना दिन जिएंगे कि उन लोगों की परवरिश करेंगे, उन लोगों की देखभाल करेंगे? लेकिन ऐसा मीरा को नहीं करना चाहिए था। आज दोनों बच्चों का भविष्य बिल्कुल खतरे में है और अंधकार में है, क्योंकि ना ही माँ है और ना ही पिता है। कौन उन लोगों के भविष्य को संवारेगा, उन लोगों के भविष्य को उजागर करेगा? दोस्तों, इस पर यही एक बात है कि अगर कुछ करना भी है, जो आज का माहौल चल रहा है, अगर पति रोक टोक कर रहा है कुछ बात के लिए, तो ऐसा लग रहा है कि बस एक ही सोल्यूशन है कि हम लोग उसे मार दें और मारने के बाद हम फ्री और आजाद हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, उससे भी बदतर तुम्हारी जिंदगी हो जाएगी। अब आजाद तो तुम रहना चाहती थी, लेकिन आज सलाखों के पीछे हो। ना ही तुम्हारा पति मिला, ना ही तुम्हारा प्रेमी मिला, कोई भी हाथ नहीं लगा। आज तुम सलाखों के पीछे बिल्कुल अकेली रहोगी। तो दोस्तों, इससे अच्छा है कि अगर आपका दिल किसी से नहीं भर रहा है, किसी के साथ आपका दिल लग चुका है, तो आप वहां जा सकती हैं, लेकिन ऐसे वारदातों को अंजाम ना ही दे तो बेहतर होगा। दोस्तों, फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही कहानियों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।